नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के अपने पहले विदेश दौरे के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वहां वो जीसा ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का बयान सुर्खियों में आ गया है। जयराम रमेश का बयान आप जाने उससे पहले एक बात बताना जरूर चाहती हूं। 1994 में उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने तब के नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भारत का टीम लीडर बना विदेश में भारत का जो भी पक्ष विपक्ष अलग अलग नहीं हो सकता। लेकिन आज जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर जो लिखा है वो आपको भी जानना चाहिए। कहते हैं 2003 से ही भारत G7 समिट में बुलाया जाता है। भारत के लिहाज से सबसे अहम G7 समिट 2007 की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़ी बड़ी ठोस काम से ग्लोबल साउथ की आवाज बने थे। जब वो अपनी डूब गई अंतरराष्ट्रीय साख को बचाने आज इटली रवाना हो रहे हैं, तब 1/3 प्रधानमंत्री से इस इतिहास को जानना या उसे स्वीकार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। शब्द पर दे ध्यान, 1/3 प्रधानमंत्री। और भैया देश का चुनाव वो है, लोकतंत्र के मुताबिक मोदी एनडीए के नेता हैं, एनडीए को स्पष्ट बहुमत है और अब शपथ ग्रहण भी हो चुकी है। फिर 1/3 बोलकर किसका मजाक उड़ाया जा रहा है, प्रधानमंत्री का या देश का? क्या भारत के संविधान का, जिसकी कॉपी राहुल गांधी हर रैली पर लिए घूमते हैं, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है? कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई तो जयराम रमेश से एक कदम गए। उनको चुनाव नतीजों को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान पर इटली में जवाब चाहिए। हिमंता का बयान क्या था, गौरव ने क्या कहा, ये सब आगे बताऊंगी आपको। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों भाई, देश में क्या आप नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछ सकते? आपको G7 प्लेटफॉर्म पर ही सारे सवाल क्यों पूछने हैं मोदी से? और आपको क्या एंडोर्समेंट चाहिए बाहरी देशों से? ये सवाल जवाब देश के अंदर या देश के बाहर होने चाहिए। सवाल पब्लिक का है कि नरेंद्र मोदी की विश्व बंधु की छवि पर क्या कांग्रेस स्याही छिड़कना चाहती है? देश की विदेश नीति को प्रभावित करने वाली सियासत क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। ये पहली बार नहीं है दर्शकों कि मोदी का विरोध कई बार किया गया है। जब भारत अंतरराष्ट्रीय फोरम पर था, आपको याद होगा कि G20 के आयोजन को कैसे मोदी का कैंपेन बताने की कोशिश हुई थी, जबकि दुनिया ने समिट की सफलता को स्वीकार किया और बहुत कुछ कहा भी। यूपी में भारतीय छात्रों को युद्ध के बीच निकालने का सेफ पैसेज मिला, लेकिन विपक्ष ने मजाक उड़ाया कि पापा ने वॉर रुकवा दी। और ये मीम्स पूरे चुनाव में चल रहे थे। बालाकोट और उरी स्ट्राइक पर सवाल उठाने जैसे कई ऐसे उदाहरण आपके सामने हैं। सुनिए गौरव गोगोई कैसे इटली में भारत की सियासत पर मोदी से सवाल जवाब की हसरत। गौरव सर, आजादी के बाद पहली बार किसी केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी मुसलमान नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों से परहेज है? हम ये देख रहे हैं कि इस नतीजे के बाद भाजपा भारत के हर धर्म के लोगों के खिलाफ अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इटली जा रहे हैं। इटली में अगर कोई उनसे सवाल करे
कि आपके ही बहुत ही जनप्रिय आपके साथ करीब असम के मुख्यमंत्री मेघालय और नागालैंड के एक विशेष धर्म को जो टारगेट किया, तो उसमें इटली में भारत की क्या छवि रहेगी, ये सवाल कोई प्रधानमंत्री मोदी जी से करे और उसका जवाब दे, मैं अपेक्षा करता हूं। दर्शकों, मैं ये नहीं कह रही कि मोदी से गौरव गोगोई सवाल ना पूछे, जरूर पूछने चाहिए, लेकिन इटली में कितने सवाल पूछने चाहिए। मैं बहस की शुरुआत करूं उससे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा का भी बयान सुन लीजिए। There are state level issues, particularly in this election. Meghalaya, Nagaland and Manipur. A particular religion openly went against our government in those states or openly done against the NDA. And that religion has tremendous followers in those states. So that has made the difference. It is not a political defeat because nobody can fight with a religion. So if tomorrow all the Sankaracharya seats and say that Himanta must lose, how can I fight with all the 4 Sankaracharya? तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, भारत की साख इसलिए पीएम मोदी G7 समिट में बुलाए जाते हैं या कांग्रेस के आरोप सही है कि डूबी अंतरराष्ट्रीय छवि बचाने जा रहे हैं। सवाल नंबर 2, देश की चुनावी राजनीति के अंतरराष्ट्रीयकरण की कांग्रेस की कोशिश सही कैसे है। सवाल नंबर 3, मोदी बंधु की छवि पर स्याही फेंककर क्या राहुल गांधी का कद मोदी से बड़ा कर देगी कांग्रेस पार्टी। यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के सपोर्टर तहसीन पूनावाला, अब्बास हैदर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान प्रवक्ता हैं AIMI के, जिनमें जुड़ेंगे हमारे साथ, सुहेल सेठ मार्केटिंग गुरु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको राजनीति करनी है जरूर करिए, 365 दिन 5 साल आपने की है और आगे भी करेंगे। आप फुल टाइम पॉलिटिशियन हैं और कांग्रेस पार्टी फुल टाइम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिक्स करना उनका धर्म सिद्ध कार्य है और इसे मैं इनकार नहीं करती। उन्हें पूरा हक है सवाल पूछने का, प्रधानमंत्री से भी इस पर भी कोई सवाल नहीं उठाऊंगी। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है, गौरव गोगोई कहते हैं कि भाई इटली में उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री वो कोई भी हो सकते हैं, इस बार मोदी हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को घेरा जाना चाहिए इटली में ताकि उनसे सारे देश की अंदरूनी राजनीति पे पूछे जा सके। और दूसरा जो जयराम रमेश कहते हैं कि वो G7 में गए हैं क्योंकि उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि जो है वो डूब रही है। तहसीन पूनावाला, हार जीत होती रहती है, कम सीटें ज्यादा सीटें होती रहती हैं, ये कांग्रेस से बेहतर कौन समझता है। लेकिन जब एक देश के प्रधानमंत्री शपथ लेकर दौरे पर जाते हैं तो क्या इस तरह की बात शोभा देती है। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 या 3 चीज़, मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि जो हमारे देश के इंटरनल बातें हैं वो विदेश में इस पर सवाल उठाए जाए वगैरह, मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन सवाल ये भी है, और मैंने कभी एक भी शो में ये नहीं देखा किसी भी चैनल के, कि माननीय प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछा गया जब उन्होंने कहा कि विदेश जाकर के 60 साल का कूड़ा वे साफ कर रहे थे, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता है कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जिस पर मुझ पर आपत्ति है कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले लोग को गर्व नहीं था भारतीय होने का, उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है। जब विदेश जाते वे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते, जब विदेश जाते वो ऑपोजिशन का मजाक उड़ाते, अमेरिका में उड़ाए, यूके में उड़ाए, कनाडा में उड़ाए, उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता है। वो करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार। मैं गौरव गोगोई और जयराम रमेश का साथ नहीं दे रहा हूं, मैं मानता हूं वी शुड राइट अबाउट इट, बीजेपी से आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, ये एक्सपेक्टेशन बीजेपी से करना है, आप हमारी गलती कि हम बीजेपी से एक्सपेक्ट करें कि उस लेवल पे राइज हो जाए। लेकिन जब
बार बार इस तरह से प्रेजेंट किया जाता कि प्रधानमंत्री जी जो है वो सिर्फ भारत की छवि को आगे ले जा रहे हो विपक्ष ने, तब मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन होता है। प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछे जाते, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया विदेश जाकर, वो क्यों ऑपोजिशन पे अटैक करते? अगर ऑपोजिशन भारत में प्रधानमंत्री पे अटैक करना गलत है विदेश जाने की उनकी नीति पर, तो प्रधानमंत्री विदेश जाकर ऑपोजिशन पे अटैक करते, वो कैसे सही होगा? उसका कौन जवाब देगा? अभी तो अब उन्होंने कुछ कहा नहीं ऑपोजिशन के बारे में। अभी नहीं कहा, आपने तो पहले ही स्ट्राइक कर दिया। पहले तो कहा है ना, मैंने तो स्टेटमेंट दिया, बताया स्टेटमेंट गलत है। नहीं, तो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, थोड़ा सा समय तो सबको दिया जाता है। जब आपकी सरकार आई थी तो पहले के 2-4 महीने कोई कुछ नहीं कहता था, 100 दिन तक तो एक अनमोल कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन रहा है कि पहले के 100 दिनों में ज्यादा मीन मेक नहीं निकाला जाता। लेकिन आपको लगता है कि कंटिन्यूटी चल रही है, तो ये भी ठीक है। अजय आलोक जी वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें कहीं ना कहीं सुई चुभोते हैं, इसीलिए वो पहले से ही उसके इंतजार में ही पहले ये बातें कह देते हैं। लेकिन आपको लगता है ये प्रथा सही है? इटली में सवाल पूछने चाहिए प्रधानमंत्री से। गौरव गोगोई का कहना है, क्यों कांग्रेस क्या यहां सवाल पूछने से डरती है क्या आपसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हालत वैसी हो गई है कि जल बिन मछली, लगातार 15 साल अब सत्ता के बिना रहेंगे, ये सोच ने उनका मानसिक संतुलन को हिला दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी से तो का नाम सुनते ही ये लोग दिन भर नाम जपते रहते हैं, मोदी मोदी मोदी, सुबह उठते के साथ, और रात भर मोदी चालीसा, सोने तक मोदी चालीसा पढ़ते रहते हैं। तो वो हमारी समस्या है नहीं। दिक्कत क्या है कि सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी इस पार्टी में इतनी ज्यादा है, और एक पार्टी एक परिवार के प्रति इतनी है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि तीसरी बार मोदी आराम से प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत के साथ कैसे बन गया। इनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अब विश्व के टॉप 5 स्टेट्समैन में से नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, क्योंकि इतना बहुमत किसी भी विश्व के देश के नेताओं को फिलहाल पिछले 25-30 साल में लगातार तीसरी बार का बहुमत नहीं मिला है, और भी भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में। तो विश्व के नेताओं के बीच में भारत की साख बढ़ी है, प्रधानमंत्री मोदी की साख बढ़ी है। ये बात हजम नहीं होती है गले से। तो जब हजम नहीं होगी तो कुछ से कुछ बोलते रहेंगे, कुछ से कुछ बोलते रहेंगे। कई बोलेंगे 1/3 प्रधानमंत्री। अरे भैया, अपनी तो औकात तो देखो। 10 साल हो गए, 3 चुनाव हो गए, 99 का नंबर नहीं क्रॉस किया, 1/3 प्रधानमंत्री हमें बोल रहे हो। तीसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है हमारा, 240 सीट, और एनडीए 293। चुनाव पूर्व गठबंधन था, ये भी नहीं कि सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। जैसे 4 तारीख से आप लोग कबूतर उड़ा रहे हैं ना रोज दिन, कभी चंद्रबाबू नायडू का कबूतर, कभी नीतीश कुमार का कबूतर, कभी किसी का शिंदे का कबूतर, ये कबूतर ही उड़ाते रहिए। और उस कबूतर उड़ाने के चक्कर में आप निरंतर अपने देश का अपमान कर रहे हैं। आज देश का प्रधानमंत्री जा रहा है इटली G7 में, कोई नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से बोलना यह आपकी मानसिक दशा को दर्शाता है कि आप बेसिकली मानसिक रूप से अपंग हो गए। और मैंने चुनाव के पहले ही आपको नविका जी कहा था कि 4 तारीख के बाद से इस देश में मानसिक रोगों की स्थिति बढ़ने वाली है, अवसाद बढ़ने वाला है, हमें बेड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब तमाम बातें उसी दिशा में इंगित कर रही हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कसाई के चाहने से गाय नहीं मरती है। नरेंद्र मोदी अपना काम करते रहेंगे, देश आगे बढ़ते रहेगा। आप किलसते रहिए, किलसते रहिए, किलसते रहिए। अब्बास हैदर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस देश में कोई भी अगर बाहर जाता है प्रधानमंत्री के रूप में, तो वो देश का प्रधानमंत्री होता है या एक पार्टी का प्रधानमंत्री होता है? एक समय था जब मैंने पहले बताया आपको कि नरसिम्हा राव ने वाजपेयी जी को भेजा था यूएन और कहा था कि देश में चाहे वो पक्ष या प्रतिपक्ष जो भी हो, उनका फॉरेन पॉलिसी पर एक साझा पोजीशन रहता है, क्योंकि दुनिया के लिए हम सब एक हैं, हमारे बीच में कोई भी दीवार नहीं है। हम आपस में जितना झगड़ा करें, हम एक परिवार से आते हैं, हम आपस में झगड़ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, हम एक दूसरे की त्रुटियां बता सकते हैं, कमियां बता सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर के लोगों से मिलते हैं तो हमारा एक ही सुर, एक ही ताल होता है, हम सब साथ होते हैं। ये एक पुराने संस्कार हैं। क्या अब राजनीति में इन संस्कारों के बारे में बात करना क्या अटपटा सा लग रहा है, और क्या ये सारे पुराने संस्कार आज के राजनीतिक दलों ने छोड़ दिए हैं?
नाविका जी, निश्चित रूप से देखिए, ये जो राजनीतिक सुचिताएं थी ये कहाँ चली गई, और इसको ये जो स्तर गिर रहा है हमारे देश की राजनीति का, उसका कौन जिम्मेदार है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और आपने जो जिक्र किया, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार में अटल जी रिप्रेजेंट करने गए थे हमारे देश को, क्या भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्ष की सरकार में एक भी ऐसा गुडविल डेलीगेशन किसी देश में गया हो जिसमें किसी विपक्ष के नेता को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया हो? क्योंकि मुझे लगता है बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी में, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ट्रस्ट डेफिसिट है। निश्चित रूप से हमारा इनकी चाहे विदेश नीति हो, चाहे तमाम तरह की आर्थिक नीतियां हो, उनसे हमारे इनके विरोध हैं। लेकिन जब हम अंतरराष्ट्रीय मंच पे जाएंगे तो हम अपनी सरकार के साथ खड़े होते हैं, हम अपनी सरकार की बात करते हैं, भले ही हम विपक्ष में बैठे हो। लेकिन नाविका जी, हमें दुख होता है एक नागरिक के नाते इस देश के, कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नागरिकों का सर से शर्म नीचा करते हैं, जब वो ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं मंचों से, मुजरा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, क्या इससे हमारे देश का स्तर नहीं गिरता? इससे हमारा अपमान नहीं होता? हमारे देश का अपमान नहीं होता? लेकिन नाविका जी, आज मुझे लगता है कि हम इस विषय पे बात करते कि जो G7 समिट हो रही है, इसमें हमारे देश की आर्थिक नीतियों को क्या फायदा पहुंच सकता है, हमारे देश की विदेश नीति, रक्षा नीति को क्या फायदा पहुंच सकता है। लेकिन हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे किसने क्या टिप्पणी करी। देखिए, टिप्पणी देश से आ रही है, लेकिन कोई विदेश में अगर खड़ा होता है तो कभी वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल सकता। दूसरी बात नाविका जी, अगर आप देखें अभी जो G7 की जो समिट चल रही है, चाइना क्या उसका सदस्य नहीं है? आज लद्दाख में स्टैंड ऑफ है चाइना इंडिया के बीच में, हमारी भूमि को इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है चाइना। क्या इस विषयों में हमारे देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे? अगर देश की आर्थिक नीति की बात करें तो RCEP से हम निकल आए, क्या हम एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के नहीं उभर सकते थे? ये हमारे देश की अर्थनीति को नुकसान नहीं पहुंचाए? ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि बर्नी सैंडर्स क्या कहते हैं या मैक्रोन क्या कहते हैं या एंजेलिना मर्केल क्या कहती हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी सवाल खड़े किए हैं हमारे देश के ऊपर। हमारे देश में जिस प्रकार से जो एक तरीके से समाज को बांटने का माहौल बनाया गया है, मैं उस पर नहीं जाता हूं। मैं इसकी भी बात नहीं करूंगा कि UN कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम क्या कहता है हमारे देश के बारे में, मोदी जी की सरकार के बारे में, क्योंकि यही तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यही तो विदेशी वो देश हैं जो हमें जज करेंगे। हम खुद तो अपने आप को जज नहीं कर सकते। तो नाविका जी, हमें यह देखना होगा कि वास्तविकता से हम आज कहां खड़े हुए हैं और हमारे देश की राजनीति का स्तर कहां गिरता चला जा रहा है, और इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि 10 वर्ष शायद आपको पता नहीं हम कहां खड़े हुए हैं। हम 11वीं देश की इकोनॉमी थे, अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वें नंबर पर खड़े हैं। पर शायद आपको नहीं पता चलता है, शायद आप ये भी भूल जाते हैं कि कोविड के बाद किस तरह से गिरती हुई GDP ग्रोथ थी हमारे आसपास के देशों में, चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो यूरोप में हो। शायद आपको ये पता नहीं है क्योंकि आपने पढ़ना ठीक नहीं समझा होगा, लेकिन भारत सबसे तेज बढ़ने वाला एक देश है। लेकिन आप अटके हुए हैं। जो मैं नहीं कह रही कि मुजरा शब्द अच्छा था, मंगलसूत्र, पर ये चुनाव के दौरान कहा गया है और चुनाव खत्म हो चुके हैं, और चुनाव के दौरान बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा। आपको प्रधानमंत्री की बातें याद रहती हैं, अपनी आप भूल जाते हैं। लेकिन मैं सुहेल सेठ से पूछूंगी, सुहेल सेठ 1/3 प्रधानमंत्री, इटली में इनको घेरना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि कोई मुस्लिम मंत्री है क्यों नहीं उनकी कैबिनेट में। क्या ये विपक्ष की कोशिश नहीं है कि कहीं ना कहीं जस्टिफाई करें इनको? कहीं ना कहीं एंडोर्समेंट चाहिए कि बाहर के देश भी मोदी को बुरा भला कहें, तब इनको खुशी मिलेगी। और क्या ये भारत के लिए सही है? मुझे ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जा रहे हैं और उनको 1/3 प्रधानमंत्री कहना क्या विपक्ष को शोभा देता है? विपक्ष को तो शोभा काफी चीजें नहीं देती, पर वो शोभा ले लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं अब्बास हैदर से ये कहूंगा कि भैया एंजेलिना मर्केल नहीं, एंगेला मर्केल, और वो 4 साल पहले रिटायर हो गई है। तो अगर विपक्ष समझता है कि नरेंद्र मोदी एंगेला मर्केल से मिल रहे हैं, नहीं, वो नहीं मिल रहे। ये मैं सिर्फ एक फैक्चुअल करेक्शन कर रहा हूँ। जो मेन मुद्दा है, ये है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब्बास हैदर के भी हैं, तहसीन पोडावाला के भी हैं, पारिस पठान मेरे दोस्त के भी प्रधानमंत्री, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री। हम सारे इस प्रोग्राम पे भारतीय हैं, हमारा पासपोर्ट भारतीय है, हमारी नीति भारतीय है, और हम भारतीयता में विश्वास करते हैं। समझ लीजिए, आप दोनों ने जो कहा वो सही कहा।
कि बहुत गाल गलोच हुआ कैंपेन में, ये वो, तो सारी जिंदगी क्या आप नरेंद्र मोदी को गाली देते जाएंगे और उसके द्वारा भारत को गाली देंगे? नंबर 2, क्या शोभा देता है, कौन से भारतीय को यह शोभा देता है कि बाहर के लोग कीचड़ उछालें भारत पे? वो नरेंद्र मोदी पे नहीं उछालेंगे। अगर उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, तो वो भारत की टिप्पणी है, नरेंद्र मोदी की नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 10 साल से हैं प्रधानमंत्री। पर जो अगर आप सोचते हैं कि अत्याचार कम या ज्यादा हुआ, वो पहले से भी हो रहा है, मैं उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा। नंबर 3, आज पूरे पृथ्वी में, पूरे विश्व भर में भारत की एक और ब्रांड स्टैंडिंग हो गई है। भारत को रिस्पेक्ट मिल रही है, भारत की पोजीशन, जैसे नाविका ने भी कहा, इकोनॉमिक प्रोमिनेंस में है। हर वक्त अपने पैर पे हथौड़ा क्यों हम लोग मारते हैं? क्यों अपने लोगों को ही गालियां देते हैं? अगर आपको गाली देनी है, आप घर में बैठ के गाली दीजिए। वारिस पठान कितनी बार गालियां देता है, पर वारिस पठान कभी ये नहीं बोलेगा कि जब भारत का प्रधानमंत्री बाहर जाए उसे तब हमें गालियां देनी चाहिए, क्योंकि यही चीज अब्बास मेरे भाई और वारिस, यही चीज इंटरनेशनल प्रेस पिक करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे बीच में दरार है। ये जो डिवाइड एंड रूल है ना, ये ब्रिटिश का नहीं रहा, अब ये भारतीय डिवाइड एंड रूल बन गया है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को गालियां पड़े ताकि हम यहां बोलने, देखो कैसे इसका मजाक उड़ाया। जयराम रमेश एक मंत्री रह चुके हैं, उनने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली थी जब वो मंत्री थे। एक फॉर्मर मंत्री और करंट एमपी को ये सब कहना, 1/3 प्राइम मिनिस्टर, ये कहीं शोभा देता है? अगर मैं उन्हें कहूं कि वो 1/3 राजनेता है राहुल गांधी, वो शोभा देगा? हम कभी नहीं कहेंगे। नंबर 4, कौन सी मोहब्बत की दुकान भैया? जयराम रमेश राहुल गांधी के अंडर काम करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें मोहब्बत की दुकान शुरू करनी चाहिए। अरे मोहब्बत की दुकान आप शुरू कर रहे हैं, पर रोज उसमें नफरत ही पैदा होती है, रोज गालियां देते हैं आप लोगों को। तो मेरी यही विनती है कि जब नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया एंड एवरीथिंग इंडियन। अगर हमारे में दोष हैं, और काफी हैं, नरेंद्र मोदी में भी काफी दोष हैं, जैसे वारिस में है, मेरे में है, अब्बास में है, अजय आलोक में है, तहसीन में तो है ही मेरी तरह। तो हमारे सारे जो हमारे दोष हैं, वो हमें अपने आप ठीक करने चाहिए ना। ये थोड़ी कि जब हम बाहर जाएं तब एक दूसरे को गालियां दें। ये कौन सी तहजीब है? ये कौन सा कल्चर पैदा हुआ है कि रोज उसको गालियां दो? वो बेचारा इलेक्शन जीत गया है, फिर गालियां दो। अभी उन्होंने कुछ शब्द भी नहीं कहे ऑपोजिशन के बारे में, फिर गालियां दो। आप प्रिएम्प्टिव गालियां क्यों दे रहे हो भाई? ये तो मेरे पे समझ ही नहीं आ रहा। और इसमें सबसे ज्यादा हार्म नरेंद्र मोदी का नहीं होगा, वो 5 साल तक रहेंगे प्रधानमंत्री। इसमें बेइज्जती भारत की होगी, हर भारतीय की होगी, और भारतीयता की होगी। ये आप ध्यान से सुन लीजिए। वारिस पठान जी, सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं इसलिए क्योंकि जो एजेंडा पर टॉक्स हैं उसमें एनर्जी सिक्योरिटी की बात है। एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ वहां स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की बात है, और G7 के 4 देशों से बड़ी भारत की अर्थव्यवस्था है। इन मुद्दों पर वहां जाकर बात होनी है, लेकिन हमारे यहाँ क्या बात चल रही है? अरे भाई, मोदी को वो लोग घेरेंगे कि नहीं, उससे पूछेंगे कि नहीं? बेसिकली मोदी को वहां पर क्लास लगेगी कि नहीं, और अगर मोदी की क्लास लगती है तो आप लोग खुश होंगे। लेकिन आपने कभी सोचा कि भारत के देश के प्रधानमंत्री, उनको अगर सवाल पूछे जाएं तो क्या ये सवाल भारत के लिए नहीं है? और अगर भारत के लिए है तो क्या आप खुश होंगे? क्या मैं खुश हो सकती हूं जब हम भारतीय हैं? देखिए नविका जी, मैं मेरे दोस्त सोहेल सेठ साहब की बात सुना, मैं उनकी काफी बातों से एग्री करता हूं कि उन्होंने कहा हम सब भारतीय हैं। बिल्कुल हम प्राउड भारतीय हैं, बिल्कुल सही बात है, सबके पासपोर्ट भारतीय है। और एक चीज ये भी है कि देश के प्रधानमंत्री है, हमारे आपके सबके प्रधानमंत्री है, मगर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं सोहेल भाई। डेमोक्रेसी के अंदर अगर मुझे लगता है कि मेरा प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है तो मुझे अधिकार दिया है संविधान में कि मैं उनको सवाल कर सकता हूं, मैं उनकी नीतियों पर सवाल उठा सकता हूं। और बात सबसे इंपॉर्टेंट ये नविका जी कि जहां पर भारत देश की बात आ गई तो मैं समझता हूं कि जितने भी पैनलिस्ट है, हर भारतीय पूरे भारत के साथ मरते दम तक खड़ा रहेगा। भारत की इज्जत को कोई भी आंच नहीं आने देगा।
ये मुझे पूरा यकीन है मेरे भारतीय भाई बहनों पर और मेरे भारत निवासियों पर। मगर यहां सवाल ये कि प्रधानमंत्री अब गए हैं G7 के इसमें, तो बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत सारी बातें। वैसे प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं अगर अरब देश में भी, तो वहां पे बिल्कुल अरब लोग को गला लगा देते हैं, हबीबी हबीबी करके मिल लेते हैं। मगर वही मुसलमान अगर भारत के अंदर तकलीफ में होता है, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। चुनाव के बाद से आप देख लीजिए, यूपी की बात बता रहा हूं, 2 इमामों का कत्ल कर दिया गया, प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट भी नहीं आया, कुछ नहीं। वहां तो यूपी में तो अभी भी तो सरकार है ना इनकी। उसके बाद में अकबर नगर करके लखनऊ के अंदर जो जगह है, वहां पे जो मेजोरिटी मुस्लिम एरिया है, आप जो बरसों से वहां पे रह रहे हो, उनके घरों को बस बुलडोजर से उठा के तोड़ दिया जा रहा है। कहां वो जाएंगे रहने, क्या करेंगे, किसी को कुछ उसकी फिक्र नहीं है। तो प्रधानमंत्री बाहर जाकर अगर हबीबी हबी करके अरब लोग को गले लगाते हैं, तो फिर देश के भी जो दाढ़ी और टोपी वाले, उनको भी प्रधानमंत्री को गले लगाना चाहिए। सवाल वहां पर वो भी बनेगा कि देश का चीन के ऊपर प्रधानमंत्री क्या बोलना चाहते हैं। चीन जो हमारे बॉर्डर घुसता जा रहा है, ये तो सबको पता है। अरुणाचल प्रदेश से तो वीडियो वायरल थे, उस पर देश के प्रधानमंत्री की क्या टिप्पणी है, क्या राय है। एक सवाल ये भी आएगा कि भारत इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा देश है, जिसमें 140 करोड़ की आबादी है, उसमें 20 करोड़ की जो मेजोरिटी आबादी है, माइनॉरिटी के मुसलमान लोग हैं। उस मुसलमान में आजादी से लेकर अब तक प्रधानमंत्री जी आपने नई सरकार बनाई, नया कैबिनेट बनाया, उसमें एक भी मुसलमान क्यों नहीं है। अगर आपका डेमोक्रेसी वाला इतना बड़ा देश है, भारत महान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्यों नहीं है कोई भी एक भी मुसलमान मिनिस्टर उसके अंदर, बताइए आप। प्रधानमंत्री को इस पे जवाब तो देना पड़ेगा ना, जवाब तो लाजमी बनता है। तो देश के प्रधानमंत्री अगर गए तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हम सवाल जवाब करें तो कोई गलत ये सवाल रोज उठता है। 18% मुसलमान है लेकिन मुस्लिम कोई मंत्री नहीं है, ये इनको खलता है। 2% सिख हैं, उनका कभी उठाते नहीं सवाल, और सिख हैं कैबिनेट में, वो इनको दिखता नहीं है। अजय आलोक जी जरूर जवाब दीजिए। नहीं, सिख है मंत्रिमंडल में, वो भी नहीं दिखता है हरदीप पुरी के रूप में। ईसाई है मंत्रिमंडल में, जॉर्ज कुरियन, वो भी नहीं दिखता है, क्योंकि इनके दिमाग में बैठा हुआ है अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान। ये इनकी सोच है, हमारी अपनी सोच है। 10 साल से हम सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना में रामपुर में जहां पे एक भी वोट नहीं मिला, एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिला, उस गांव में 652 वोट गए हैं सीधे सीधी समाजवादी पार्टी को, और हमें बीजेपी को मिला 0। और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ग्राम योजना में सबसे ज्यादा घर उसी गांव में बने हैं। ये है हमारी कमिटमेंट। आप हमें वोट दो चाहे नहीं दो, हम आपको साथ लेके चलेंगे। इसलिए मुसलमानों पे तो सवाल उठाने के लिए हम पे प्रयास कीजिए मत। हम जानते हैं आप मुसलमान लोग, हमको आप चाहते हैं, मुसलमानों को भड़काते हैं। इस चुनाव में भी भड़काया गया, कैराना हो, इकराना हो, बुलंदशहर हो, मुरादाबाद हो, या महाराष्ट्र के हिस्से में हो, मालेगांव हो, कहीं भी हो, हर जगह वीडियो चलाया गया कि मोदी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगी तो मस्जिदों को आग लगा दी जाएगी, तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारी औरतों को उठा लिया जाएगा। इस तरह के तमाम वीडियो फैलाए गए। इस्लाम खतरे में आ जाएगा, करते रहिए, इस्लाम को खतरे में फैलाते रहिए, मुसलमान वोट को इकट्ठा कीजिए। अरे मैं तो आज कह रहा हूं कि हमारे कुछ हिंदू भाई बरगला गए, वो उनको मिसलीड किया गया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, बुक दिखा दिखा के वो मिसलीड हो गए। तब भी करते करते हम 240 पे आए, आप तब भी देश का विश्वास नहीं जीत पाए। एक 37 पे रह के डुगडुगी बजा रहे हैं, दूसरा 99 पे रह के चुलचुली मचा रहे हैं, आज जश्न मना रहे कि हम जीत गए, जीत गए, जीत गए। अरे जीतिए, ऐसी जीत भगवान करे अगले 50 साल तक आपको रहे। जहां तक रहे मंत्रिमंडल में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। और मुसलमानों को कोई मंत्रिमंडल हिंदू और मुसलमान देख के नहीं बनाया जाता है, मंत्रिमंडल योग्यता देख के बनाया जाता है, ठीक है ना। जरा बता दें, हमने तो राज्यसभा भेजा, एक कश्मीरी बकरवाल को, गुजर को भेजा राज्यसभा, MP बनाया। आपने कितने को बनाया भाई साहब? कश्मीर की तो बड़ा कभी चिंता आपने नहीं की। बड़ा आपको चीन याद आ रहा है, चीन से क्यों नहीं बात करते हैं? अरे चीन में तो गलवान में हमारे सैनिकों ने चीन को घुस के मारा, उनको सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी। और आप तो अपने सैनिकों पे, अपने ही सैनिकों पे राहुल गांधी कहते थे चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। आपकी तो ये सोच थी, भूल गया गलत। इसलिए कृपया करके अपने अपने शब्दों को संभाल के रखिए। हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वारिस पठान जवाब दीजिए, लेकिन अगर वारिस पठान जवाब दीजिए। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है, अगर एक धर्म के सारे गुरु मिलकर किसी के खिलाफ हो जाएं तो कोई कैसे लड़ सकता है? आज के नंबर ये दिखाते हैं। लेकिन ये जो रिलीजियस बेसिस पर एक तरह से टकराव किया गया है, क्या ये सेक्युलर है? देखिए, अभी अजय आलोक ने कश्मीर का जिक्र किया, मैं आपको बताना चाहूंगा अजय आलोक साहब, जब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था आर्टिकल 370 का टाइम,
अमित शाह ने क्या कहा था कि अब से यहां से आतंकवादी घटनाएं सब खत्म हो जाएगी, फिर भी हुआ। लेकिन यकीन मानिए पूरे देश के हर मुसलमान या हर नागरिक ने उसकी खंडन किया है। हमने खुद ने कहा, हमारा ट्वीट भी देख सकते हो, स्टेटमेंट भी देख सकते हो कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर बस के ऊपर आतंक हमला हुआ जिसमें 10 बेकसूर बेगुनाहों की जानें चले गई, हमने उसकी निंदा की, खंडन किया और हमने सरकार से सवाल किया है कि जो भी उसके अंदर दोषी है उसको कानूनी कड़ी से कड़ी सजा मिले। और हम वो लोग हैं जिसने हमेशा से टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज का खंडन करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। वायलेंस का भी हम कंडेम करते। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कश्मीर के ऊपर वारिस पठान क्यों साइलेंट है। चलिए मोदी जी वहां गए ना G7 में, मोदी जी को सवाल करना चाहिए कि भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के ऊपर क्या है, क्योंकि आप लोग तो स्टैंड विद इसराइल खड़े हो जाते हो मेडल लेके। मोदी जी के जितने आदमी हैं रस्तों के ऊपर मोर्चा निकाले भी स्टैंड विद इसराइल, स्टैंड विद इसराइल, जबकि इसराइल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा तो फिलिस्तीन से लेना देना है। भारत के प्रधानमंत्री गए तो उनको स्टेटमेंट देना चाहिए कि भारत देश का स्टैंड जो पहले था वो भी आज ही हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हुए थे। उसके बारे में आप क्यों कुछ नहीं बोलते? इसीलिए बोलते हैं ना कि अजय आलोक आप वन साइड मत देखिए। अजय आलोक का काउंटर आ रहा है। वारिस पठान जी, डिबेट जल्दी होगी, अजय आलोक काउंटर कर रहे हैं आपको। वारिस जी सुनिए, अभी मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में ही बताया था कि जब मैं पैलेस्टीन जा रहा था तो जॉर्डन के हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था और इजराइल के प्लेन मुझे सिक्योरिटी दे रहे थे, ऐसी व्यवस्था थी। इसलिए हमारा फिलिस्तीन पे क्या स्टैंड है सबको को पता है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, देश के उन सेकुलरों को क्या करेंगे आप जो वैष्णो देवी पे जब हमला होता है और 40 श्रद्धालु मारे जाते हैं तो एक शब्द नहीं कहते हैं, और गाजा पे जब हमला हुआ जिससे हिंदुस्तान का कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है, उसके लिए प्रियंका गांधी सामने आके स्टेटमेंट देती हैं, और वैष्णो देवी के 40 श्रद्धालुओं पे कोई स्टेटमेंट नहीं। परसों अभी जो कश्मीर में हमला हुआ श्रद्धालुओं पे, बस में बच्चे मारे गए, एक स्टेटमेंट नहीं कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का। ये बड़ा सेक्युलरिज्म है यार, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? झूठ सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़ के इस देश को बर्बाद कर दिया। कम्युनलिज्म है, आप लोग कम्युनिज्म फैलाते हैं। वाला जवाब दीजिए। पे तो झूठ मत बोलिए, आपने नहीं देखे स्टेटमेंट तो नाविका पिछले अरे आपकी आंखें, अरे यार अब्बास भाई मैं बोल लूं प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता अगर आप इजाजत दे तो। नाविका पिछले 26 साल से 16 साल भाजपा की सरकार रही है। टेररिस्ट अटैक हो रहे, पिछले कुछ दिनों में 3 टेररिस्ट अटैक हुए, टारगेटेड टेररिस्ट अटैक हुए। तो इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कैसी? चलो नहीं दिए स्टेटमेंट, मान लेते 1 मिनट, कांग्रेस ने नहीं दिया स्टेटमेंट, अखिलेश यादव ने। जो व्यक्ति फेल हो रहा है उनसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। ये अजब है टीवी शो के ऊपर राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार, अखिलेश यादव नहीं दिए स्टेटमेंट, नहीं दिए स्टेटमेंट, ठीक है। अरे आप जिम्मेदार हो, आप पावर में हो, आपका फेलियर है। देश के लोग शहीद हो रहे, उन पे गोलियां चला रही है। ये कहा जा रहा है मुसलमानों के लिए है। पार्टनर जब फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जाकर पाकिस्तान से बात करो, नहीं तो ये सब चलता रहेगा, उसके बारे में आपको कुछ कहना है? आपको कुछ कहना है? नाविका अगर मैं बात करूं, नाविका जी सुनिए ना, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं अपना स्टेटमेंट रखता हूं। या तो आप बोलते हो या तो अजय आलोक बोलते, तो मत बोलने दीजिए ना, स्टेटमेंट सुनने दीजिए ना दर्शकों को हम क्या कह रहे हैं। ये किस तरह का परवर्टेड लॉजिक है? मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, अजय भाई मेरे दोस्त है। राहुल गांधी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया। अरे लोगों की मृत्यु हुई है, उन पे गोलियां चली है, बच्चों की मृत्यु हुई है बस के अंदर। मैं आई एम अ न्यू फादर, गुस्सा आता है। और आप कह रहे हो राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं दिया, उसकी वजह से गोली चली। आपका फेलियर है, आपका सिक्योरिटी फेलियर है। प्रधानमंत्री शुड रिजाइन। तहसीन सुनिए, सेरेमनी में थे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट। आप सुन भी लीजिए जरा, बताइए प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट। आप सुन लीजिए जरा, सवाल पूछ रहे हो, सुन लीजिए। आपको बिल्कुल गुस्सा आता है और न्यू फादर, बच्चों की हत्याएं हुई हैं। ना करिए, सुनिए 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 सुनिए, भावुक, इतने भावुक आप हो गए ना। लेकिन वो बच्चे थे उस बस के अंदर, अजय भाई बच्चे थे। इतनी भावुकता बाकी सेकुलर लोग को सिर्फ गाजा के लिए याद आती है। इतनी भावुकता क्यों नहीं याद आती है जब वैष्णो देवी पे हमला होता है? तहसीन पूनावाला भावुक हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी भावुक नहीं होंगे। तहसीन पूनावाला आवेश में आ जाता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने को कह सकता है, लेकिन वैष्णो देवी पे मुंह नहीं खुलेगा। रईसी में जब श्रद्धालुओं पे हमला होगा उस पर मुंह नहीं खुलेगा। क्यों? सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है, उस पर गुस्सा नहीं आता आपको। दोगली मानसिकता जवाब दीजिए। क्यों? मैंने तो बोला नाविका जी, अजय आलोक से कह दीजिए झूठ बोलना बंद करें टीवी पर। इनसे कहिए 1 मिनट कार्रवाई की जाए। 1 मिनट
हाँ, झूठ मत बोलो। एक मिनट, मैं कह रहा हूं झूठ बोलना बंद करिए टीवी पर। ये अजय आलोक जैसे लोग धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट नहीं देखा? हम लोगों ने मांग करी कि हम लोगों ने क्या बात कर रहे हैं आप? रईसी में हम लोगों ने मांग करी कि जो प्रभावित हो उनकी जरूरत से ज्यादा मदद करी जाए। हमने ये कहा, हमने टीवी चैनलों पर कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि जब आतंकवाद का मुद्दा है तो हम विपक्ष और पक्ष की बात नहीं करते, हम दलीय राजनीति की नहीं बात करते, हम देश की बात करते हैं। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए, आपके लिए राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है। आप इसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने स्टेटमेंट नहीं देखा, आपने नहीं देखा, आप माफी मांगिए। आप झूठ को बोल रहे हैं टीवी जो पर। देश के प्रधानमंत्री आप को झूठ क्यों बोल रहे हैं टीवी पर? आप झूठ तो मत बोलिए टीवी जो पर। सेना का अपमान करे वो देश मानेगा? अरे आप ये बताइए, आपको लगता है लोकतंत्र नहीं है क्या? लोकतंत्र में विपक्षी पार्टी नहीं होती है क्या? विपक्षी पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है क्या? डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं आप? अभी सुहेल सेठ जी ये बात कह रहे थे, अरे भाई हर देश में जहां लोकतंत्र है वहां पक्ष विपक्षी बात होगी और सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे अगर वो गलत होंगी। और अगर कोई सरकार की नीति सही होगी तो तारीफ भी करेंगे। लेकिन अगर आप आतंकवाद, सुहेल जी मैं आपके पास आ रही हूँ, सुहेल जी मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पब्लिक के सवाल भी हैं। राम कुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, पीएम मोदी के हर काम पर सवाल उठाना, विदेश दौरे को भी सवालों के घेरे में रख देना, क्या इससे कांग्रेस की बौखलाहट दिखाई नहीं देती? संजय सिन्हा का मुंबई से सवाल है, मोदी को 1/3 प्रधानमंत्री कहने वाले कांग्रेस पार्टी को 1/5 वाली विपक्षी पार्टी क्यों ना कहा जाए? अशरफ अली खान का अनूपपुर एमपी से सवाल है, नाविका जी 303 से 400 पार करने की बात करने वाले बीजेपी का 240 वाला हाल क्यों हुआ? यह भी तो पूछा ही जाएगा। सुहेल सेठ जवाब दीजिए। मैं सिर्फ नाविका जी ये बात बोलना चाहता हूं और सारे प्रवक्ता इसका एहसास करें, कोई भी आदमी जो मरे और जिसकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो, ये बोलना कि वो मुसलमान मरा है या हिंदू मरा है, ये सबसे घटिया बात है। मरा है एक भारत का नागरिक और उसकी डेथ हुई है। बार बार अगर हम लोग ये बोलें कि भाई मुसलमान मरा है, हिंदू मरा है, और मुसलमान जब मरा है तो हिंदुओं ने नहीं बोला, ये हम फिर वही बंटवारे की बात करेंगे। तो मेरी विनती है कि जब कोई भी डेथ हो, वो एक इंडियन की डेथ है, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वो इतना ही महत्व रखता है जितना कोई और हो। नंबर 1। नंबर 2, बार बार हम अपने ही वूंड्स पे नमक छिड़ते हैं, बार बार। मैं तो कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मेरे सारे इतने बढ़िया दोस्त नहीं जितने तहसीन के हैं, पर मैं काफी लोगों को जानता हूं। मेरे ख्याल में ये देश आगे बढ़ रहा है, पर आप इस देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे अगर हर वक्त हम मुसलमान और हिंदू के दायरे से इस देश की प्रगति को देखें। इस देश की प्रगति को अगर आपको देखना है तो उन आंखों से देखिए जो आंखें पूरे भारत की प्रोग्रेस को देखें। ये नहीं कि मुसलमान कितना प्रोग्रेस कर रहा है, हिंदू कितना, क्योंकि फिर लोग गालियां देते ही जाएंगे और सबके पास लॉजिक है। फैक्ट्स कैन बी ट्विस्टेड, पर क्या हम यहां इसलिए आए हुए हैं नाविका कुमार के प्रोग्राम में, इसलिए आए कि हम एक दूसरे को वही गालियां दे जिसकी वजह से इस देश का बंटवारा हुआ? अब समय आ गया है कि हमें आगे देख के चलना है कि भाई हम कौन सा देश बनाना चाहते हैं। हम एक इक्वल देश बनाना चाहते हैं। अब मैं अगर बोल दूं कि मोदी के अंडर वो ट्रिपल तलाक अबॉलिश हुआ तो लोग बोलेंगे पर ये डेथ्स हुई। और मैं एक चीज सहमत हूं अब्बास हैदर और तहसीन पूनावाला से, फैलाना चाहती है तो क्या करेंगे? कोई भी डेथ अगर हो, एक मिनट अजय, आई डिडंट इंटरप्ट यू, रिलैक्स। कोई भी डेथ नहीं चाहती है देश में और सुकून कोई, रहे, यार एक मिनट यार, ये तो ये देखिए प्रवक्ता लोग कॉमन मैन को तो बोलने नहीं देते भाई। ये तो एक और नई बात चल गई है टीवी डिबेट्स पे। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, मैं तो आपके साथ खड़ा हूं सोहेल भाई, इस बात पे बोलने दीजिए ना। अरे एक मिनट यार, मेरे को बोलने तो दो, मैं तो खुद एक के साथ नहीं खड़ा रहता, आप मेरे साथ क्या खड़े रहोगे? मेरे को वारिस पठान जी, उनकी बात समाप्त। वारिस पठान जी, जो कह रहे हैं उसमें गलत क्या है कि हम साथ क्यों नहीं खड़े होते? हम हर चीज पर हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वारिस पठान जी जवाब दीजिए। अरे हम तो साथ खड़े रहने को तैयार है, बीजेपी नहीं चाहती है।
मैं तो यही बोल रहा हूँ, मुझे सोहेल सेठ ने जो कहा, मेरे दोस्त ने, मैं उसकी बात से सहमत करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए शांति, मगर बीजेपी नहीं चाहती है ना। बीजेपी नफरत फैलाती है। 10 साल जब से बीजेपी आई है, देश में नफरत का लेवल क्या बढ़ गया है, देखिए कहां से का लेवल बढ़ गया है। वारिस पठान जी, लोगों ने अजय आलोक जी, वारिस पठान जी ने आज तक कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, उनसे ज्यादा सेक्युलर कोई हो ही नहीं सकता। जवाब दीजिए अजय आलोक जी। जिसकी पार्टी में ही मुसलमीन का नाम हो, उसने आज तक हिंदू मुसलमान कभी किया नहीं है। जिसके जो पहला घूंट पीता है मुसलमान के नाम का, रात में सोता है मुसलमान करके, उसने हिंदू मुसलमान कभी किया ही नहीं। योगी मठ चले जाएंगे या मोदी चले जाएंगे पहाड़ पे, उसके बाद तुमको कौन बचाएगा? ये मेरे स्टेटमेंट थे। 20 करोड़ 100 करोड़ मेरे स्टेटमेंट थे। सोहेल भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो किताबी स्ट्रक्चर आइडियलिस्टिक इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि चुनावों के नतीजों को देखकर और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आइडियलिस्टिक इंडिया नहीं बन सकता है। सच्चाई यह है कि मुसलमानों के दिल में इतना जहर इन्होंने इतना घोल दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे हिंदू हो, उसको नफरत करना शुरू कर चुके हैं, और यही लोग इसी चीज का फायदा उठाते हैं। कोई जरूरत नहीं है विनती करने की, मैं विनती करता हूं। और बेचारा मोदी नहीं है, बेचारा मोदी नहीं, बेचारा मोदी नहीं है, बेचारा मोदी चुनाव जीत के आया, बेचारा नहीं है मोदी, बेचारा मोदी नहीं बोलना इन लोग को। इन लोग का मनोबल बढ़ता है ऐसे शब्द सुन के। बहुत हो गई याचना, कोई याचना नहीं होगी। अगर जवाब सवाल है, नरेश चौहान का नीम राणा राजस्थान से सवाल है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखना क्या हम सबका नैतिक दायित्व नहीं? संजय मिश्र का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, जब कांग्रेस पीएम मोदी को 1/3 लोगों का प्रधानमंत्री बता रही है, तब वो ये भी पता है कि बाकी बचे हुए लोगों का पीएम कौन है। ये बंटवारे की राजनीति क्यों की जा रही है? अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, वारिस पठान जी आपको ये नहीं दिख रहा कि जो मकान गिराए जा रहे हैं वो अतिक्रमण करके बनाए गए थे और उसके बदले में जगह भी दी जा रही है? आप आधा सच क्यों बताते हैं? इसके अलावा सजक वत्स का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सवाल है, वारिस पठान जी आपको मौलिक अधिकार याद रहता है, लेकिन आपको मौलिक कर्तव्य क्यों नहीं याद रहता? बताइए वारिस पठान जी, 30 सेकंड। मैं तो मेरा पूरा मौलिक कर्तव्य निभा रहा हूं। मैं तो एक अच्छा भारतीय देशवासी हूं, जो भारत के हित में जो फेवरेबल है वो बात करता हूं मैं। मगर ये लोग जो नफरत फैलाते हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं सवाल है? और अगर वो इलीगल था कंस्ट्रक्शन, तो 40 साल 50 साल से लोग वहां रह रहे थे। अचानक से इनको याद आ गया इलेक्शन के बाद में कि वो इलीगल अतिक्रमण है और उसको तोड़ देंगे बुलडोजर के हिसाब से और सबको बेघर कर देंगे, हजारों लाखों फैमिलियों को, और कोई उनका पुरसान हाल नहीं। अरे एक घर बसाने के लिए इंसान की जिंदगी भर की पसीने की कमाई लग जाती, तब भी नहीं बनता नविका जी। और वहां जो गरीब लोग रह रहे इतने बरसों से, उनके घर को तोड़ दिया जाता है, सब खामोश रहते हैं। और मैंने क्या गलत बोला? देश के प्रधानमंत्री को सवाल करना वारिस पठान का अधिकार था, है, रहेगा, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान जरूर कीजिए, लेकिन सवाल करने का भी एक लहजा होता है जो जयराम रमेश शायद भूल रहे हैं। 1/3 प्रधानमंत्री कहना, जाकर इटली में उनको घिरवाने की बात करना, उन्हें एम्बैरेस करवाने की बात करना, बात इस बात की हो रही है। अपने घर में आप कुछ पूछिए, आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में आपको जितना पूछने का हक है, उन्हें उतना बताने का दायित्व भी है। लेकिन एक लहजा होता है, एक तरीका होता है, और खुद में कभी कोई खोट आपको नजर नहीं आता। खोट नजर आता है तो उस आदमी में जो 3 बार जनता का मैंडेट लेकर आया है, उसका मजाक उड़ाना, उसके लिए इस तरह की बात करना, क्या ये देश के किसी भी नागरिक को शोभा देता है? आज सवाल बस इतना ही है। सवाल होने चाहिए, जवाब भी आने चाहिए, लेकिन तहजीब और अदब से इसे कौन भूल सकता है? आज अपने तमाम पैनलिस्ट का मैं धन्यवाद करती हूं, लेकिन जाने से पहले देखो खेलो जीतो के विजेताओं का नाम भी बता दूं। 23 मई के विजेता हैं धर्मवीर सिंह हरियाणा से, बैजनाथ महतो झारखंड से, शारदा शरण शुक्ला प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। 24 मई के विजेता हैं बाबूराम सैनी यूपी से, गौरव जायसवाल यूपी से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब दर्शक लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार।